गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक कुमार मिश्रा। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हम स्पर्मेटोजेनेसिस तक, स्पर्म के फॉर्मेशन तक का पूरा पार्ट आज कवर करेंगे। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स जो होते हैं डेवलप्स होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है इसमें क्या आते हैं, टेस्टिस आते हैं। क्या आते हैं, हमारे दो टेस्टिस आते हैं। और टेस्टिस क्या कहते हैं, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स फॉर्मेशन किसमें हेल्प करते हैं, तो गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे क्या कि कुछ सेक्स हार्मोन्स भी पाए जाते हैं यहाँ पे। सेक्स हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि टेस्टेस्टेरोन पाए जाते हैं, सेक्स हार्मोन्स पाए जाते हैं। LH इसे मेंटेन करता है, टेस्टेस्टेरोन को। एंड्रोजन का एक पार्ट है, किसका, एंड्रोजन हार्मोन्स पाए जाते हैं। एंड्रोजन ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन्स है, जिसमें से एक टेस्टेस्टेरोन है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ कुछ और भी हार्मोन्स होते हैं, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब सर्टोली सेल्स सिक्रेशन करती है, तो ये सब हम आगे देखेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, उसके बाद कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल, हम मेल का देख रहे हैं। तो मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ये मेनली क्या क्या पाए जाते हैं। मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ये डक्ट्स पाए जाते हैं, पैसेज। ये क्या है, पैसेज है जो कि ट्रांसफर करता है कहां पे, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बना, और ये डक्ट्स और पैसेज के जरिए ये पहुंचेगा कहां पे, इजैकुलेटरी डक्ट तक, मतलब बाहर निकलने के लिए, फीमेल्स के वेजाइनल ट्रैक्ट में पहुंचने के लिए। तो डक्ट्स में क्या क्या देखते हैं हम, डक्ट्स में होते हैं रेटाटेस्टिस होते हैं। उसके बाद जो इसके जस्ट बाद आता है वो होता है वास इफ्रेंशिया। एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, ये सब पाए जाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। साथ ही साथ और क्या पाया जाता है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर और क्या पाए जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाया जाता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस पाया जाता है, पेनिस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हम देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बीच में, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम टेस्टिस से स्टार्ट करेंगे, कैसे होता है। अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस present in pouch-like structure called स्क्रोटम। टेस्टिस जो है कहां पाई जाती है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है
जिसके अंदर पाई जाती है। टेस्टिस, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इन gestation period testes present in abdominal region। टेस्टिस जो है कहां पे पाई जाती है? गेस्टेशन पीरियड में एब्डोमेन में पाई जाती है। एट 7th month testes descent into scrotum। कौन से मंथ में? 7वें महीने में जो होता है टेस्टिस जो है डिसेंट करती है। डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना। इन स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ inguinal canals। inguinal canals किसके जरिए? तो इंगुइनल कैनाल के जरिए जो है टेस्टिस जो है कहां पे आ जाती है? स्क्रोटम के अंदर आती है। स्क्रोटम, आखिर ऐसा क्यों होता है? स्क्रोटम provided 2 to 3 degrees Celsius less temperature from body temperature, which is required for spermatogenesis। क्या है कि टेस्टिस जो है सबसे पहले तो कहां पे पाई जाती है? हमारे स्क्रोटम में पाई जाती है। टेस्टिस कहां पे पाई जाती है? स्क्रोटम में पाई जाती है। और स्क्रोटम में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्क्रोटम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद गेस्टेशन पीरियड में जो होता है, जब बच्चा बन रहा होता है, गर्भ में रहता है, तो उस समय टेस्टिस कहां पे पाई जाती है? हमारे एब्डोमिनल रीजन पे पाई जाती है। ठीक है, लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है। लेकिन मेल के साथ क्या होता है? दोनों में लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है, मेल और फीमेल में। लेकिन यहीं पे मेल में क्या होता है? टेम्परेचर रिक्वायरमेंट चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर। तो इस वजह से क्या होता है कि इंगुइनल कैनाल के जरिए, इंगुइनल कैनाल होता है, उसके जरिए जो होता है क्या, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस डिसेंट कर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। कौन से महीने में? तो 7th मंथ में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि 7th मंथ में ऐसा होता है। और ये बॉडी टेम्परेचर कितना, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बॉडी की तुलना में स्क्रोटम के अंदर कम पाया जाता है, जो कि रिक्वायरमेंट होता है किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब हम आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? अच्छा, those person whose testes not
descent into scrotum the phenomenon is called cryptorchidism. क्या बोलते हैं उसको? क्रिप्टोकिडिज्म बोलते हैं। अगर टेस्टिस जो है हमारी डिसेंट नहीं हो पा रही है, टेस्टिस अगर डिसेंट नहीं हो रही है किसी व्यक्ति की, कहाँ पे? 7th मंथ के अंदर, जब वो गैस्ट्रेशन पीरियड में था और टेस्टिस जो कि एब्डोमिनल रीजन में बना था वो डिसेंट नहीं हो पा रही है, नीचे की तरफ नहीं जा पा रही है, इस कंडीशन को क्रिप्टोकिडिज्म बोला जाता है। और यह व्यक्ति इनफर्टाइल नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? इनफर्टाइल नेचर। किस नेचर का होता है? इनफर्टाइल नेचर का होता है। इनफर्टाइल मतलब यह आगे जनरेशन को, प्रजनन को बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, जिस वजह से आगे की जनरेशन नहीं चल पाएगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोआर्किडिज्म, DISM। ठीक, क्रिप्टोकिडिज्म। अब एक और कंडीशन है, in bat and rat the testes are descent into scrotum only in breeding season। ब्रीडिंग सीजन, इसका मतलब कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो टेस्टीज है बैट और रैट के अंदर, इन सब के अंदर ये जो टेस्टीज है ये जनरल कंडीशन में एब्डोमेन रीजन में ही पाया जाता है। लेकिन जब भी इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, जब भी इनका मेटिंग पीरियड आता है, उस समय ये क्या करते हैं? अपने टेस्टीज को डिसेंट करते हैं। कहाँ पे? स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम वाली स्ट्रक्चर देखने को तो मिलती है, लेकिन वह कब करते हैं? जब उनको ब्रीडिंग सीजन आता है, तभी वह स्क्रोटम के अंदर अपने टेस्टीज को डिसेंट करते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी जानवर आपने देखे होंगे मैमेलिया ग्रुप में, जिनके अंदर टेस्टीज जो है परमानेंटली इन एब्डोमिनल रीजन में ही देखने को मिलता है। इन एलिफेंट्स, whale, dolphin, the testes are never descent into scrotum। ठीक है, टेस्टिस जो है कहां पे देखने को मिलती है? इनके अंदर टेस्टिस परमानेंटली कहां पे? एब्डोमिनल रीजन पे ही देखने को मिलती है। कहां पे? एब्डोमिनल। कहां पे देखने को मिलती है? एब्डोमिनल रीजन पे ही देखने को मिलती है टेस्टिस। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थी। The removal of testes
कास्ट्रेशन, टेस्ट इज कॉल्ड कास्ट्रेशन। क्या कहा जाता है? कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन क्या होता है? जब हम टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं किसी की बॉडी से, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? कास्ट्रेशन। जनरली बेफेलोस को, बुल्स को, इनको देखा होगा, हम क्या करते हैं? कास्ट्रेशन करते हैं, जिसके वजह से एग्रेसिवनेस, अगर कास्ट्रेशन हो जाए तो क्या होगा कि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन नहीं होगी। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल्स के अंदर किसके लिए होते हैं? एग्रेसिवनेस के लिए भी होते हैं। इससे क्या होता है? एग्रेसिवनेस भी होता है। तो एग्रेसिवनेस नहीं होगी तो जनरली क्या किया जाता है? बुल्स को कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? ऑक्स के अंदर। बुल्स किस में कन्वर्ट होते हैं? ऑक्स के अंदर। और इनके अंदर किया जाता है? कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन के जरिए क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। किसको? टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? कास्ट्रेशन। अब हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। एक डायग्राम बनाएंगे टेस्टिस का सबसे पहले। Testes are divided in two compartments. ये जो हमारा इंगुनल कैनाल है, क्या है? इंगुनल कैनाल है। इसी कैनाल के जरिए टेस्टिस जो है कहाँ पे आता है? डिसेंट करता है किसके अंदर? स्कोटम के अंदर। तो इसको बोलेंगे इंगुनल कैनाल। ठीक है, ये क्या है? स्क्रोटम। ये क्या है? टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस। उसके बाद से टेस्टिस के अंदर क्या पाए जाते हैं? इस इंगुनल कैनाल से यहां से निकलते क्या है? यहां से जो लेके जाएगा स्पर्म को एब्डोमिनल रीजन से होते हुए और एजिकुलेटरी डक्ट तक, तो स्पर्म को लेके कौन जाएगा? वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर और क्या देखने को मिलेंगे हमें? ये क्या है? नर्व्स है। क्या है? नर्व्स। और एक और चीज दिखेगी, क्या? आर्टरीज। ब्लड भी तो आएगा, ब्लड का सप्लाई होगा तो कैपिलरीज या आर्टरीज, आर्टरीज आएंगे। और ये सब एक कैनाल के जरिए ही रहेंगे। यहाँ पे एक कैनाल रहेगा जिससे के अंदर ये सब चीजें पाई जाएंगी, जिसे क्या बोला जाएगा? स्पर्मेटिक कॉर्ड। जिसे क्या बोला जाएगा? स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या नाम दिया जाएगा? स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो टेस्टिस के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? और टेस्टिस जो है वह कनेक्टेड रहता है टेस्टिस जो है वह कनेक्टेड रहता है किससे? गोवेनुकुलम मसल्स से। ये क्या है? मसल्स है।
ग्लूबेनुकुलम मसल से कनेक्टेड रहती है। टेस्टिस किससे? एस्कोटम से। किससे? एस्कोटम। कनेक्शन बिटवीन एस्कोटम एंड टेस्टिस। टेस्टी और साथ ही साथ कौन? एस्कोटम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। किससे? ग्लूबेनुकुलम मसल्स के जरिए। साथ ही साथ हमने क्या देखा कि एक तो इंगुइनल कैनाल देखा। इंगुइनल कैनाल क्या था? ये पैसेज था। किसके लिए? टेस्टिस के 7वें महीने में जब लेके आता है तो ये इंगुइनल कैनाल के जरिए ही लेके आता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था? एक स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है। वह स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है कनेक्टेड रहता है स्पर्म से लेके और बाहर यूरेथ्रल तक। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के जरिए ही क्या होता है? स्पर्म जो है बाहर जाता है। किसके द्वारा? तो वाशर डिफरेंशिया के द्वारा। साथ ही साथ हमने क्या देखा था? इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में और क्या क्या दिखेंगे? तो आर्टरीज दिखेंगी और साथ ही साथ वेन्स दिखेंगी। आर्टरीज और वेन्स ब्लड सर्कुलेशन के लिए, और साथ ही साथ और क्या दिखेगा कि नर्व्स भी पाई जाएंगे। जो नर्व्स का काम रहेगा इंपल्स जनरेट करना, यहाँ पे जो भी चलेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, इन सबको मेंटेन करने के लिए नर्व्स भी पाई जाएंगी। तो ये था एक टेस्टिस का डायग्राम। अब हम टेस्टिस के बारे में लिखेंगे। Testes are connected to scrotum with the help of glubenoculum muscles. First point. Testes contain a spermatic cord through which blood vessels, nerves, and vas differentia are present. ठीक है। थर्ड पॉइंट, inguinal canal is present in testes through which testes descent into scrotum। ठीक, ये चीजें देखी थी, नर्व्स और ये सब चीजें देखी थी। हो गया। ये तीनों पॉइंट्स जो हमने
पीछे देखे थे उनको हमने लिख दिए। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं टेस्टिस को ही। ये हम एक डायग्राम बना रहे हैं टेस्टिस का। इधर पॉइंट्स लिखते हैं। ओवल इन टेस्टिस आर ओवल इन शेप। किस शेप के होते हैं? ओवल इन शेप, अंडाकार शेप के होते हैं। साइज जो होती है लेंथ जो होती है इनकी 4 से 5 सेंटीमीटर, और विड्थ जो होती है, चौड़ाई जो होती है वो 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर होती है। टू इन नंबर, दो हमेशा पाए जाते हैं। टेस्टिस are covered by 3 layers, 3 लेयर्स पाई जाती है। सबसे बाहरी जो पाई जाती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका, एल्बुजिनिया, तीन लेयर्स पाई जाती है। जो मिडिल लेयर है उसको बोली जाती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलरिस, एंड ट्यूनिका वेजाइनलिस। तीन लेयर्स पाई जाती हैं किसके ऊपर? टेस्टिस के ऊपर। जो मिडिल लेयर है उसको बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो आउटर मोस्ट है उसको बोला जाता है ट्यूनिका वेजाइनलिस, और जो बीच वाला रहता है, जो सबसे अंदर वाला रहता है, उसको बोला जाता है ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ठीक है। आउटर, इनर, मिडिल। सबसे बाहरी को बोला जाता है ट्यूनिका वेजाइनलिस, इनर को बोला जाता है ट्यूनिका वेस्कुलरिस, और मिडिल को बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया।
ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये लेयर्स होती हैं किसकी, ट्यूनिका की, और जो सबसे बाहरी होता है उसको बोला जाता है ट्यूनिका वेजाइनलिस, उसके बाद इनर वाले को बोला जाता है ट्यूनिका वेस्कुलरिस, और मिडिल वाले को बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये 3 लेयर्स होती हैं जो कि टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं। और इसमें से जो ट्यूनिका जो हमारा सबसे मिडिल वाला जो लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये क्या करती है, इन फोल्ड्स में फॉर्म में पाई जाती है, और ये कंपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन करती है। किसका, कंपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन करती है, और डिफरेंट कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। इन लोब्यूल्स के अंदर इन पॉइंट्स को लिखा जाएगा। ट्यूनिका एल्बुजिनिया is formed a compartments. Tunica albuginea is formed a compartments. These compartments called testicular lobules. There are 200 to 215 testicular lobules are formed. Each testicular lobules contain 2 to 3 seminiferous tubules. These seminiferous tubules are help in स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम देखेंगे एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो देखिए क्या हुआ, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो मिडिल वाला लेयर था ये कंपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन कर देता है। किसका, कंपार्टमेंट्स का, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स का। इन कंपार्टमेंट की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 200 से लेकर 250 तक संख्या एक टेस्टिस में पाई जाती है। ठीक है, जिस वजह से अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की नंबर्स जो होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स 750 in number in single testis। एक टेस्टिस में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, 750। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं,
ट्यूनिका एलुजिनिया जो होता है, यह डिफरेंट कंपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन कर देता है टेस्टिस के अंदर, और डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स जो होते हैं इनके अंदर 1 से लेकर 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इस हिसाब से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो मैक्सिमम संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 750 तक जा सकती है, ठीक है। और एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, एक टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, तो 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। 1 से 3 भी वैसे बोला जाता है, यहाँ पे 1 आएगा, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। ये सिंगल टेस्टिस के अंदर की ये स्ट्रक्चर है। अब और देखते हैं, टाइम कितना हो गया। अब हम देखते हैं ये क्या है, ये दोनों, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दोनों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, और इन बिटवीन टू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स द स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, ये जो स्पेस है, स्पेस between two seminiferous tubules called space between two seminiferous tubules called interstitial space. Interstitial space कहा जाता है। अब यहां पे हम सेल्स बना देते हैं। ये क्या है, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स है, ठीक है। इनके अंदर भी क्या है, ये सर्टोली सेल्स ही है। आगे हम देखेंगे नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, कैसे करती है सर्टोली सेल्स, नरिशमेंट कैसे प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इनको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। क्या बोला जाएगा, स्पर्मेटोगोनियम्स। ये हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर की जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। उसके बाद कुछ सेल्स पाई जाएंगी, ये हम आगे अभी देखेंगे कैसे होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। उसके बाद बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसके बाद बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसके बाद के स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पर्मेटिड। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड। और सबसे ऊपर जो है वो क्या पाया जाता है, स्पर्म। ये क्या है, स्पर्म, ठीक है। यह एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की स्ट्रक्चर हमने देखी, तो क्या देखा, इसके अंदर
ये पिरामिड शेप के क्या पाए जाते हैं, पिरामिड शेप के जो पाए जाते हैं उनको सर्टोली सेल्स कहा जाता है। ठीक है, इनका काम क्या है आगे हम देखेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में इतना याद रखिए। उसके बाद से जो दो स्पेसेस के बीच में, दो सर्टोली सेल्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, यहाँ पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो आगे स्पर्म का रूप लेंगे। तो जो सबसे पहला वाला सेल्स अंदर से बाहर की स्ट्रक्चर की देखें तो सबसे बाहर क्या पाया जाता है लेयर के सामने, तो स्पर्मेटोगोनियम, उसके जस्ट आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन स्पर्मेटिड, और तब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अभी भी ये फुल डेवलप नहीं है, अब ये नरिशमेंट लेगा। तो ये था। उसके बाद से इन दो स्पेसेस के बीच में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाएंगे, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाएंगे, जिसको दो प्रकार की सेल्स पाई जाएंगी, दो प्रकार की सेल्स पाई जाएंगी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। किसके अंदर, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। एक सेल्स का हम नाम क्या दे देते हैं, एक सेल को हम कहते हैं लीडिंग सेल्स, ठीक है, जो कि एंड्रोजन का सिक्रीशन करेगी और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगी, सेकंड लीडिंग सेल्स। और दूसरे वाले को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स, ठीक है। तो ये दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है कहां पे, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। सेल्स जो दो हमारी बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से हमने दो को यहाँ पे रखा, उन दो के बीच के जो स्पेस है उसे क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में दो प्रकार की सेल्स पाई जाएंगी, एक को बोलेंगे लीडिंग सेल्स और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। ठीक है, लीडिंग सेल्स जो रहती है वो क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करेगी, और आगे का हम इसके बारे में भी देखेंगे, टेस्ट हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी जो कि हेल्पफुल रहेगा टेस्ट स्पर्म फॉर्मेशन में। साथ ही साथ और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए साथ ही साथ हम क्या देखेंगे कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो ये पिरामिड शेप के जो सेल्स पाए जा रहे हैं उनको हम क्या नाम दे देंगे, सर्टोली सेल्स। और इनके बीच में जो स्पेस है उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स देखने को मिलेंगे, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रतिक्रिया चल रही है। तो उसके अंदर जो सबसे बाहरी संरचना पाई जाती है उसको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनियम्स, उसके अंदर जो पाई जाती है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड्स और तब स्पर्म। इन सब का फॉर्मेशन देखने को कहा जाएगा। अभी हम देखते हैं कैसे, इसके बारे में देखते हैं। आइए देखा जाए। तो देखिए हमारे पास क्या पाई जाती है, पीजीसी सेल्स पाई जाती है। सबसे पहले ये जाने प्राइमोडियल जर्म सेल्स, प्राइमरी जर्म सेल्स, प्राइमरी जर्म सेल्स comes from yolk। पीजीसी सेल्स कहां रहती हैं, योग सेट में रहती हैं। और ये कहां आती हैं, पीजीसी सेल्स, प्राइमरी जर्म सेल्स कम्स फ्रॉम योग इनटू सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या, पीजीसी सेल्स कहां आती है, योग सेट में आती है। कहां पे, योग सेट से आती है, कहां पे, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड converted into
स्पर्मेटोगोनियम। अब जो स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाएगा, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। पीजीसी सेल्स जो होती है मेल और फीमेल दोनों के अंदर, उसके अंदर जाएगी तो ओगोनियम फीमेल के अंदर जाएगी। पीजीसी सेल्स कहां से, योग सेक्स से, उसके ओवरी में जाएगी तो वहां पे कन्वर्ट हो जाएगी और उस सेल्स को क्या नाम दे दिया जाएगा, ओगोनियम सेल्स कहा जाएगा। वहीं पे मेल के अंदर क्या देखेंगे, जो पीजीसी सेल्स होती है, प्राइमरी जर्म सेल्स जो होती है, यह कहां से जाएंगी, योग सेक्स से जाएंगी। कहां पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रतिक्रिया चलेगी वहां पे जाएगी। तो उस जाते ही उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर, स्पर्मेटोगोनियम के अंदर। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की 4 फेजेस हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। 4 फेजेस में होता है। Stages of spermatogenesis. Proliferation stage, first stage, second, third, and fourth. Stage of growth, stage of maturation, and then the last one is stage of transformation. अब इन चारों स्टेज को हम देखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस की 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोलिफरेशन, स्टेज ऑफ ग्रोथ, स्टेज ऑफ मैचुरेशन एंड स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्टेज, मतलब फर्स्ट स्टेज देखते हैं, स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन कैसा होता है। अभी हमने देखा था पीजीसी सेल्स comes from yolk sac and converted into स्पर्मेटोगोनियम। किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट हो चुकी है। कौन सी सेल्स, पीजीसी सेल्स, प्राइमरी जर्म सेल्स। अब फिर क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम अंडरगो 7 continuous mitotic division and form primary स्पर्मेटोसाइट्स। समझ में आया। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो क्या चला जाएगा, 7 बार कंटिन्यूअस क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। मतलब ये 2n था, 2n, 2n, फिर एक को ले चलते हैं हम, दोनों को ले चलने की कहाँ है, फिर 2n, फिर 2n, फिर एक को ले चल रहे हैं 2n, 2n, ऐसे करके 7 बार डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। और तब जो लास्ट में जाके जो फॉर्म होंगे उनको क्या बोल दिया जाएगा,
साइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उनको क्या नाम दिया जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो स्टेज फर्स्ट क्या कहती है? प्रोलिफरेशन में क्या होता है? डिवीजन फेज होता है। कौन सा फेज होता है? डिवीजन फेज होता है। डिवीजन फेज होता है। इसमें क्या होता है? डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, और सेल्स अपना नंबर बढ़ाने का काम करते हैं। एक 2n था, एक सेल था, इसने डिवीजन किए, नंबर्स ऑफ 7 बार कंटिन्यूअस डिवीजन किए, और जो जाके जो लास्ट में जो सेल्स का फॉर्मेशन होगा सबसे 7वें स्टेज पे, उसको क्या नाम दे दिया जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या नाम दे दिया जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब हम देखते हैं स्टेज ऑफ ग्रोथ। प्रोलिफरेशन हो गया। अब स्टेज ऑफ ग्रोथ। स्टेज ऑफ ग्रोथ, स्टेज ऑफ ग्रोथ क्या कहती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स intake nutrition and nourishment, न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट, and increases their shape and size। तो इसमें क्या होता है? जो प्राइमरी oocyte है, 2n था प्राइमरी oocyte, सॉरी oocyte बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो क्या करता है? खा पी के और मोटा ताजा होगा। ये भी क्या है? प्राइमरी oocytes, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ही है। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। 2n के फॉर्म में ही देखने को मिलेगा, 2n के फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि स्टेज ऑफ ग्रोथ में क्या हो रहा है कि सेल्स जो है क्या कर रही है? अपना ग्रोथ कैसे कर रही है? शेप एंड साइज का वृद्धि कर रही है, साथ ही साथ क्या लेके? तो न्यूट्रिशन और नरिशमेंट लेके अपना ग्रोथ कर रही है। इस स्टेज को क्या बोला जाता है? स्टेज ऑफ ग्रोथ। अब हम अगला देखते हैं, स्टेज ऑफ मैच्योरेशन। meiosis takes place meiosis होगा। क्या होगा? meiosis होगा। और पहली बात स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रतिक्रिया है 6 से 7 से उम्र के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जो हमारा ये क्या था? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्या करेगा? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस कितने भाग में होता है? 2 भागों में होता है। तो क्या करेगा? मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। और ये कैसा होता है? रिडक्शनल, रिडक्शनल। ये था 2n। अब क्या होगा? nn का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2n से ये डिवाइड करेगा, टू एन से डिवाइड करेगा मैच्योरेशन में, और फिर से मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड होगा।
और मियोसिस सेकंड से क्या बनेंगे 4 स्पर्मेटिड। इनको क्या नाम दे दिया जाएगा स्पर्मेटिड। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स था, इसको नाम क्या देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसको क्या नाम देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये एन के फॉर्म में होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n था, मियोसिस फर्स्ट हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ मतलब हाफ हो गए रिडक्शन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में एन के फॉर्म में हो गए और फिर मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड से 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। किसका 4 स्पर्मेटिड का 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया। अब हम स्पर्म बनाएंगे किससे स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से। अब कौन सा होगा स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ नहीं होता है। स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा जो स्पर्मेटिड्स थे ये क्या थे स्पर्मेटिड थे एन के फॉर्म में। इनके अंदर कुछ चेंजेस किए जाएंगे, चेंजेस करके और इनको इस फॉर्म में बना दिया जाएगा। अब ये क्या है स्पर्म कहलाएंगे। इनके अंदर अब क्या आ गई विगरस मोटिलिटी आ गई। क्यों इनके पास टेल है माइटोकॉन्ड्रिया ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है क्योंकि इसके अंदर मोटिलिटी नहीं है, यह मूव करने में कैपेबल नहीं है। इसके अंदर क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का एड ऑन हो जाएगा, उसके बाद से टेल का एड ऑन होगा, जिस वजह से टेल की वजह से क्या होगा ये मूव करने में कैपेबल हो जाएगा। और 9+2 का इसके अंदर अभी हम आगे देखेंगे जब स्पर्म के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है। तो हमने क्या देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस हमने देखा। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे कैसे होता है तो स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन में डिवीजन फेज होता है जिसमें क्या होता है कि जो पीजीसी सेल्स है प्राइमरी जर्म सेल्स जो है ये कहाँ पे थी योग सैक में थी। योग सैक से ये आई है कहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है कहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर और वहां आने के बाद इन्हें क्या नाम दे दिया जाता है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम जो होता है प्रोलिफरेशन फेज में जाती है 7 बार लगातार डिवीजन करती है माइटोटिक डिवीजन करती है और माइटोटिक डिवीजन करके जो लास्ट में जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है उन सेल्स को क्या बोल दिया जाता है उनको नाम दे दिया जाता है क्या तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर ग्रोथ फेज में जाती है अपना शेप एंड साइज बढ़ाती है नरिशमेंट लेती है अपने विकास करती है और विकास करने के बाद फिर वो क्या करती है स्टेज ऑफ ग्रोथ से स्टेज ऑफ ग्रोथ 2n के फॉर्म में रहते हैं। स्टेज ऑफ मैच्योरेशन में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है। इसमें क्या होता है मैच्योरेशन में स्टेज ऑफ मैच्योरेशन में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है। इसमें डिवीजन देखने को मिलता है मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन होने की वजह से 2n से n में कन्वर्ट होती है। तो ये याद रखना है कि क्या 2n से n में कब कन्वर्ट हो रहा है ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होती है और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस सेकंड करके और फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाती है। स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होने के बाद स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है स्पर्मेटिड जो है ट्रांसफर हो जाती है किसमें स्पर्म के फॉर्म में। अब कल हम स्पर्म के बारे में देखेंगे स्पर्म कैसे होता है और फिर देखेंगे सर्टोली सेल्स क्या करती है लेडिंग सेल्स क्या करती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का स्पेस में क्या जो चीजें पाई जाती है उनका फंक्शन क्या है ये सब चीजें हम कल देखेंगे ठीक है। आज के लिए इतना ही थैंक यू।